पशुपालन का जो पार्ट है वो लूंगा मैं, जिसके अंदर आपके टॉपिक हैं उनको बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक अपन ले लेते हैं, क्योंकि अगर बेसिक ही आपको पता नहीं होगा तो फिर आगे समझने में दिक्कत आएगी। ठीक है। पशुपालन में जो पशु होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। देखिए कैसे कैसे। एक पशु वो है जो जुगाली करते हैं। क्या करते हैं? जुगाली। एक पशु वो है जो जुगाली तो करते हैं लेकिन जिनके पेट में सिर्फ 3 ही भाग पाए जाते हैं। कितने भाग? 3 भाग। जुगाली करेंगे लेकिन अमाशय के 3 भाग ही पाए जाएंगे। और तीसरे प्रकार के वो पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं। अब जानवर तो आपने सब देखे होंगे लगभग। कौन सा जानवर जुगाली करता है ये भी थोड़ा बहुत आइडिया होगा है? देखिए, जो पशु जुगाली करते हैं जिनके अमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं वो सिर्फ 4 ही जानवर हैं। देखिए कौन कौन से? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। यानी कि अब जानवर ही जगह पहली खाली और फिर उगाड़ी काटे। समझ? ऊंट है वो भी बताएंगे। इनको बोलते हैं रूमिनेंट्स या रुमानदी पशु जो होते हैं, जिनके अंदर रुमन पाया जाता है। अपने पेट को तो अमाशय बोला जाता है, और जो इन पशुओं के अंदर जो अमाशय होता है उसको क्या बोला जाता है? रुमन। और उसी से नाम लिखा गया है रूमिनेंट, यानी कि रुमानदी पशु। आपको यहां पर इतना ही ध्यान में रखना है, जो पशु जुगाली करते हैं और जिनके अमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। अब बात आती है इसकी, ये पशु जुगाली तो करते हैं लेकिन अमाशय के सिर्फ 3 ही भाग पाए जाते हैं। इनमें आता है सिर्फ ऊंट। समझ आ गई बात? यानी जुगाली तो ये भी करेगा लेकिन इसमें अमाशय में 3 ही भाग होते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? सूडो रूमिनेंट। हिंदी में लिख देता हूं मैं, रुमांथी। और इसको बोला जाता है आभासी रुमांथी। अब तीसरे जानवर बच गए जो जुगाली नहीं करते हैं। ऐसे कौन से जानवर हैं? देखे होंगे हैं? घोड़ा है, अच्छा इसी के अंदर आ गया। सुअर है, कुत्ता है, बिल्ली है, मानव है। मानव के बारे में पढ़ेंगे नहीं इसलिए इसको छोड़ देते हैं। ये जो जानवर हैं ये जुगाली नहीं करते हैं और इनके पेट में सिर्फ एक ही भाग पाया जाता है, इसको आभासी या जो ट्रू स्टोमक कहा जाता है। आप में से साइंस के स्टूडेंट भी होंगे हैं? ट्रू स्टोमक जिसको कहा जाता है वो किस कैटेगरी में आते हैं? इस कैटेगरी में। और इनको बोला जाता है एरुमांदी। ये हो गए रुमांती, ये आभासी रुमांती, और ये क्या है? एरुमांती। 3 प्रकार के पशु होते हैं वेटनरी में, पशुपालन विभाग के अंदर, जिसके अंदर आप आगे जाकर अगर नौकरी लगते हो तो जिनके बारे में आपको ध्यान रखना होगा। एक पशु वो हैं जो जुगाली करते हैं जिनके अमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं, वो ये हैं। एक वो पशु हैं जो जुगाली तो करते हैं लेकिन अमाशय के सिर्फ 3 ही भाग होते हैं, वो कौन से हैं? सिर्फ ऊंट। और एक वो हैं जो जुगाली नहीं करते हैं, और उस कैटेगरी में कौन कौन से आते हैं? घोड़ा है, सुअर है। ये क्लियर है? दिक्कत है किसी को? ये सिर्फ बेसिक चीजें हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। आगे अपन सब्जेक्ट पढ़े उससे पहले आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि जानवर हैं वो कितने प्रकार के हैं, किस बेसिस में उनको डिवाइड किया गया है। जुगाली करने के आधार पर उनको 3 भागों में बांटा गया है। एक जुगाली करेंगे, एक जुगाली नहीं करेंगे।
और एक कैटेगरी ऐसी है जो जुगाली तो करते हैं लेकिन जिनकी अमाशय में सिर्फ 3 ही भाग होते हैं। क्लियर है? नोट करवा दूं? देखो, पशुओं को पशुओं को जुगाली करने के आधार पर पशुओं को जुगाली करने के आधार पर 3 भागों में पशुओं को जुगाली करने के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले रुमान थी। सबसे पहले रुमान थी। ये वे पशु होते हैं ये वे पशु होते हैं जो जुगाली करते हैं तथा जिनके अमाशय के 4 भाग पाए जाते हैं। भाग आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, एग्जाम में आपके भाग नहीं पूछे जाएंगे। आपके जनरल नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो 4 भाग हैं वो रूमन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है, एबोमेजम है। लेकिन ये आपके एग्जाम में नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ इतना ही ध्यान होना चाहिए कि पशु जो हैं उनको 3 कैटेगरी में जो बांटा गया है, कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से पशु आते हैं। क्लियर है? इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लीजिए। गाय, भैंस, भेड़ व बकरी। दूसरे, अरुमांती पशु। में लिखें, ये वे पशु होते हैं ये वे पशु होते हैं जो जुगाली तो करते हैं जो जुगाली तो करते हैं लेकिन लेकिन जिनके अमाशय के 3 भाग ही पाए जाते हैं। ये वे पशु होते हैं जो जुगाली तो करते हैं लेकिन जिनके अमाशय के 3 भाग ही पाए जाते हैं। एग्जाम्पल लिख लीजिए। ऊंट। ऊंट। तीसरे लिखिए। और यहाँ पे पहले जो एरोमांती लिखा है इससे पहले आभासी लिखें। आभासी लिखें। तीसरे टाइप के हैं एरोमांती। एरोमांती। इसमें लिखें, ये वे पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं। ये वे पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं। ये वे पशु होते हैं जो जुगाली नहीं करते हैं, एरोमांथी कहलाते हैं। और उदाहरण लिख लीजिए। घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर। अब आप थोड़ा बहुत ये भी सोच रहे होंगे कि बाकी जानवर कहाँ गए।
तो शेर भी होंगे, भालू भी होंगे, जिराफ भी होंगे, याक भी होंगे, हाथी भी होगा। लेकिन पशुपालन में सिर्फ उन्हीं पशुओं के बारे में पढ़ाया जाता है जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, पालतू जानवर जो। और पालतू जानवर से तात्पर्य यह है कि जिनसे हमें आर्थिक महत्व प्राप्त होता है, जिनको हम मनोरंजन हेतु पालते हैं, वो पशु क्या कहलाते हैं? पालतू जानवर। और पालतू जानवरों के अंदर गाय, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, घोड़ा और ऊंट, यही आते हैं। और लास्ट वन मुर्गा। इसके अलावा कोई भी पशु जो है वो डोमेस्टिकेटेड एनिमल में नहीं आता है, यानी कि पालतू जानवरों में नहीं आता है। इसलिए सिर्फ और सिर्फ हम इन्हीं जानवरों के बारे में पढ़ेंगे जो भी पढ़ना होगा। अब आपके डिटेल में कितना है ये अपन साथ साथ में बताते चले। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई आपको, कैसे कैटेगराइज किया गया है इनको, और कौन कौन से कैटेगरी में कौन कौन से पशु आते हैं? क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं अपन जी। मुर्गा भैंस है। मुर्गा, मुर्गा डोमेस्टिकेटेड एनिमल, जिसको भी अपन आर्थिक महत्व के लिए पालते हैं। इसमें ये लो, इसको भी लिख लो, नोट कर लीजिए। मुर्गा कभी जुगाली नहीं करता है, ठीक है? इसलिए खुद थोड़ा सा दिमाग लगाएं किस कैटेगरी में रखना है। ये जानवर आपके देखे हुए हैं, है कि नहीं? थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे किसी जानवर को तो उससे पता चल जाएगा देखते ही कि ये किस कैटेगरी में हो सकता है। जुगाली करते हुए जिन जानवरों को देखोगे उनकी दो ही कैटेगरी है, रोमांती और आवासी रोमांती। आवासी रोमांती में सिर्फ एक ही जानवर है, ऊंट। तो बाकी जुगाली करने वाले चार जानवर बच गए जिनको अपन घर में सभी रखते हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी। इसके अलावा जो बच गए वो कौन से हैं? रोमांती, यानी जो जुगाली नहीं करते हैं। जुगाली करने से तात्पर्य ये पहले खाते हैं और उसके बाद में उगाली निकाल कर उसको चबाते हैं, पहले इकट्ठा करते हैं पेट में। अपन थोड़ी करते हैं ऐसा, अपन खाना खाया सीधा उसी समय चबाया, पेट में चला गया, फिर उसको ऐसा नहीं है कि रीगर्जिटेशन करेंगे और वापस मुंह में लाएंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन जो चार पांच जानवर हैं ये क्या करते हैं? पहले खाते हैं, इकट्ठा करते हैं और उसके बाद में उसको उगालते हैं। क्लियर है? समझ आ गया? नेक्स्ट, बेशकता, प्यूबर्टी, सुना है कभी? हम्म? आपकी जो एज है वो प्यूबर्टल एज है या मैच्योरिटी एज है? हम्म? आप मैच्योर हो चुके हो? आप में से कुछ लोग हैं मैच्योर। प्यूबर्टी अलग चीज। प्यूबर्टी एज या प्यूबर्टी उसको कहा जाता है कि वो उम्र जिसमें कोई भी इंसान या पशु संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? प्यूबर्टी। समझ आई बात? पशु की उम्र की वो अवस्था, यानी कि पशु अपनी उम्र के अंदर एक भी स्थिति में भी पहुंचा है कि टाइम वो संतान उत्पन्न करने का मायने सक्षम हो जाए, और बा उम्र के कहलावा है प्यूबर्टी। समझ में आई बात? यानी कि बी उम्र का मायने टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपनी पीक स्थिति में होता है। समझ में आएगी बात? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का नाम सुना है? सेक्सुअल डिजायर के लिए दो हार्मोन जिम्मेदार होते हैं, मेल में अलग और फीमेल में अलग। मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन। क्लियर है? तो मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन और
आपके जो नर है उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जब पीक अवस्था में होते हैं, जब ऊंचाई पर होते हैं, तो वो एज क्या कहलाती है? प्यूबर्टल एज। इसको साधारण भाषा में मैं यही कह सकता हूं कि पशु की उम्र की वो अवस्था जिसमें वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? वयस्कता। क्या कहा जाता है? वयस्कता। यानी जिसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाए और फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाए, वो क्या कहलाती है? वयस्कता। और मेच्योरिटी होती है जिसके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपनी पीक स्थिति में जाकर और वापस एक नॉर्मल स्थिति में आ जाते हैं। एक नॉर्मल सी चीज में समझो दे कि दो इंसान हैं, एक बिल्कुल अभी भी जवान हुआ है और एक जो जवानी से काफी थोड़ा सा आगे निकल चुका है। आप अपनी उम्र ले लीजिए, अगर आपको रात को कोई 12 बजे ये कहे कि मेरे को समोसे खाने हैं, सजेड किसी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, बॉयफ्रेंड भी हो सकता है, क्या करोगे आप? हुँ? क्या करोगे? अगर आप ये कहोगे कि सोजिया काल खा ले, वो कोई टाइम थोड़ी है खाने को, इसका मतलब आप में मेच्योरिटी आ चुकी। समझ गए? और अगर आपने उसको सीरियस ले लिया, समोसा खाणू है, जब बाहर आयो 5 मिनट में वेट करता हूँ, और जाके जवारे पांडे भी सोएड़ो है बिना भी जगह के दो गदगा दे कि समोसा बनवा है और बिन जार खुआवे ने हैप्पी बोल्टी। यानी कि इसमें आपके अंदर जो हार्मोन का लेवल है वो पीक पे है। समझ गए? जो गड़बड़ करवाते हैं ये हार्मोन ही करवाते हैं। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अगर बहुत ज्यादा स्रावित है तो आप बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाओगे और किसी भी काम को करने के लिए आप में जुनून ज्यादा होगा। आपको अगर कोई थप्पड़ मारता है और उसके अगर आप सामने थप्पड़ मारते हैं, इसका मतलब आपके अंदर प्यूबर्टी है भी। और अगर आप ये देख जाते हैं छोड़ यार फिर कभी देखेंगे, ये मेच्योरिटी। ये डिफरेंस होता है प्यूबर्टी और मेच्योरिटी में। तो बेशकता उसको कहते हैं जिसमें वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाए, कोई भी इंसान या कोई भी पशु या कोई भी पक्षी, वो क्या कहलाती है? बेशकता। और सभी जानवरों की जो प्यूबर्टी है वो अलग अलग समय में आती है, और इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि जब आप नौकरी लगोगे तो कोई भी पशुपालक आपसे आकर ये पूछ सकता है कि सर महाली गाय की इतनी उम्र होगी, आप देना करवा लेंगे? देखिए बता, अगर आपको प्यूबर्टी का पता ही नहीं है कि जानवर कौन सा जानवर किस उम्र में प्यूबर्टी में आएगा, तो आप पशुपालक को नहीं बता सकते। ठीक है? एक जनरल सी बात ही पूछ लेता हूं कि गाय प्रसव के लिए कब तैयार हो जाती है? सॉरी, गर्भधारण के लिए कब तैयार हो जाती है, यानी उसके अंदर प्यूबर्टी कब आ जाती है? कौन सी गाय की बात कर रहे हो? गाय भी दो तरह की होती हैं, एक तो देसी नस्ल और एक विदेशी नस्ल। कौन सी गाय की बात कर रहे हैं आप? देसी कब? 2.5 साल? और ये 2 साल? 1.5 साल? ये दोनों की दोनों गलत है। इसलिए ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा जानवर किस उम्र में प्यूबर्टी पर पहुंचेगा, उसकी वयस्कता कब चालू होगी, यानी किस उम्र में जाकर वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाएगा। क्लियर है?
संतान उत्पन्न में सक्षम होने से तात्पर्य मेरा यह भी है, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं कुछ तो आप समझ आएंगे, कि जिन जानवरों के अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाते हैं वो उम्र ही क्या कहलाती है? श्रेष्ठता की उम्र। दो लैंगिक लक्षण होते हैं, एक तो प्राथमिक लैंगिक लक्षण, एक द्वितीय लैंगिक लक्षण। प्राथमिक लैंगिक लक्षण है वो जन्म के साथ ही चालू हो जाते हैं, जैसे आवाज का भारी होना, दाढ़ी मूछ का निकलना शुरू हो जाना, मतलब एक लेडीज और एक जेंट्स के अंदर डिफरेंस पता चल जाता है। लेकिन द्वितीय लैंगिक लक्षण प्यूबर्टी आने के बाद चालू होते हैं, जिनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो नर पशुओं के अंदर स्रावित होना और एस्ट्रोजन हार्मोन का मादा पशुओं के अंदर स्रावित होना, इनको बोलते हैं द्वितीय लैंगिक लक्षण। यानी कि ऐसी उम्र होगी जिसके अंदर आपके अंदर द्वितीय लैंगिक लक्षण प्रकट होना शुरू हो जाएंगे, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन और एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित होना शुरू हो जाएंगे। वही अवस्था क्या कहलाती है? प्यूबर्टी। अब मैं सब जानवरों की अलग अलग चर्चा करूंगा यहाँ पर कि किस जानवर के अंदर प्यूबर्टी कब आती है, यानी कि वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम कब हो जाता है। और इस चीज को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। देखें, पशु की उम्र की वह अवस्था, पशु की उम्र की वह अवस्था जिसमें वह पशु की उम्र की वह अवस्था जिसमें वह संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है, संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है, प्यूबर्टी या आवश्यकता कहलाती है। एक चीज और, साइंस है, बायोलॉजी है, बहुत सारी चीजें ऐसी आएंगी जिनको सुन के आप थोड़ा सा शौक मत हो जाना, ठीक है ना? आपको लगे कि सर क्या कर रहे हो ये है, क्योंकि होगा ये और आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा और हम लोगों को पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए ना तो घबराना है, ना ही डरना है, और ना ही शौक होना है। कई बार शौक ऐसा लग जाता है जिससे जी भी निकल जाए, इसलिए हिम्मत रखनी है। आपसे वादा करते हैं सब्जेक्ट का जो 45 मार्क्स का जो मैटर है उसको हम ये सोच कर चलते हैं, आप भी और हम भी, कि उसमें से किसी का नंबर नहीं कटने देंगे, ये वादा हमारा। लेकिन उसके लिए आप लोगों को ऐसा नहीं है कि यहां पढ़ा दिया घर जाके फिर आराम कर रहे हो। आप लोगों को घर जाकर कम से कम एक बार देखना है। डेली अगर 2-4 घंटे भी अगर पढ़ाई करते हो आप तो एनफ है, बहुत है, लेकिन कंसंट्रेट होकर। ऐसा नहीं है पढ़ाई करते समय दिमाग में कुछ और चल रहा है और किताब आगे है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये उम्र ऐसी है जिसके अंदर क्या है कि जब पढ़ाई करते हो तो दिमाग में ख्यालात कुछ और ही आते हैं, आते होंगे। ये ग्राह के चाल रहे, आज वो क्लास में यहाँ क्या करियो, वो कहानी कौन देखियो मेरे, ए चीज़ा यही कि 4 घंटा के अलावा जो को 20 घंटा वो टाइम मिला है ना, वो भी कमाए, सोचो भी कमाए करो। पढ़ाई का टाइम सिर्फ पढ़ाई, अगर आप 4 घंटे कंसंट्रेट होकर पढ़ते हैं और वही ख्यालात लाकर अगर आप 8 घंटे पढ़ोगे तो 4 घंटे ज्यादा अच्छे हैं उन 8 घंटों की बजाय, ठीक है? तो ध्यान रखना। डेफिनेशन होगी, देखिए अब सभी जानवरों के अलग अलग लिख लीजिए। सुअर, सुअर में जो प्यूबर्टी आती है, बेशकता आती है, वो 6 से 7 महीने में आ जाती है, चाहे नर हो चाहे मादा हो। यानी वो 6 से 7 महीने के बाद में संतान उत्पन्न करने में सक्षम हो जाता है। एज ध्यान रखना,
एज एग्जाम में पूछी जाती हैं, पूछी जाएंगी। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक चीज और, हिंदी मेरी थोड़ी सी लिखने में गड़बड़ हो सकती है, यानी मात्रा वात्रा, तो उसको आप अदरवाइज नहीं लेना। अगर हो तो मेरे को बता देना कि सर ये मात्रा इधर लगेगी उधर लगेगी। ठीक है। हाँ, खाने भी को नहीं आओगे, मान लीजिए उसका मतलब हिंदी में। नहीं, मात्रा तो कौन पूछते, लेकिन एक थोड़ा सो कहेगी थाला नोट्स अगर कोई मांग ले हैं, ना कहते वह कौन सी कोचिंग में पढ़ो, 12 को नहीं आने दे देना, बढ़िया है, माँ पैड़ा ही ठीक हो। हाँ, कर लीजिए। जो क्रॉस ब्रीड हैं, जो विदेशी नस्ल की गायें होती हैं, वो 12 महीने के अंदर बच्चा पैदा करने के लिए तैयार हो जाती हैं, कि अब कोई दिक्कत नहीं है मुझे, अब गर्भधारण करवाने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। ठीक है। सुअर 6 से 7, भेड़ बकरी और कुत्ता, अगर आप तीनों को एक साथ देख लें तो 7 से 10 महीने। विदेशी गाय जो क्रॉस ब्रीड हैं ये आपके 12 महीने। घोड़ा जो है या घोड़ी जो है वो 18 महीने में। और देसी जो गाय हैं वो 18 से 24 महीने, यानी 1.5 से 2 साल। भैंस जो है 24 से 36 महीने। और ऊंट जो है वो 3 से 4 साल। बता लिया आपको? नहीं, 9 7 मन्ना है जो सुअर है, और 7 से 10 मन्ना 3 जानवर ही, भेड़ बकरी और कुत्ता। ठीक है। फिर सिद्ध हुई 12 मन्ना पर पूछियो, 12 मन्ना का मायने है आपने विदेशी नस्ल की जगह गाय ही पै। फिर सीधा ही पूछियो 18 मन्ना, 18 का मन्ना का मायने है घोड़ो। फिर 18 से 24 देसी गाय, 24 से 36 भैंस, और 3 से 4 साल, यानी कि ऊंट जो है वो 3 से 4 साल की जो उम्र होती है तब जाकर वो प्यूबर्टी में आता है, यानी तब जाकर वो संतान उत्पन्न करने में सक्षम होता है। क्लियर है? याद हो जाएंगे, बहुत दिक्कत नहीं है, एक बार घर जाकर आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन। गर्भकाल। सुना है गर्भकाल के बारे में? इसको कहते हैं गर्भधारण से लेकर प्रसव तक। ठीक है। देखिए, गर्भकाल किसको कहा जाता है? जैसे आज आपने जानवर का कोई भी सुई भरवाई, सुई समझोगे?
एआई, टीको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, एआई जिसको कहा जाता है। एक एआई आजकल और भी नाम आया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो एआई नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, यानी कि गर्भाधारण का टीका कह सकते हो आप, कृत्रिम गर्भाधान कह सकते हो, या फिर नेचुरल सर्विस। नेचुरल सर्विस का मतलब प्राकृतिक गर्भाधान। और प्राकृतिक गर्भाधान का तात्पर्य यह है कि अगर आप किसी जानवर को, किसी मेल जानवर के पास अगर ले जाते हैं और वहां उसको अगर गर्भधारण करवाते हैं तो उसको बोला जाता है प्राकृतिक गर्भधारण। और एक होता है कृत्रिम, जिसके अंदर अपन एआई के द्वारा करते हैं, यानी एक गन काम में ली जाती है जिसके द्वारा अपन करते हैं। तो जिस दिन पशु गर्भधारण होता है उस दिन से लेकर जब तक जानवर ब्याता नहीं है, उसके बीच का जो समय है, उस समय को क्या कहा जाता है? गर्भकाल। यूं कह सकते हैं कि गर्भाधारण से लेकर प्रसव तक के बीच की वह समय अवधि जिसमें बच्चे का संपूर्ण विकास होता है, उसको क्या कहा जाता है? गर्भकाल। समझ में आ गई बात? यानी जत्ता मन्ना बच्चों जो है वो गर्भ के अंदर पलता रहता है, वो समय अवधि क्या कहलाती है? गर्भकाल। किसी एक का भी गर्भकाल जानते हो? किसका? गाय का कितना होता है? 9 महीने। ठीक है, ओके। 300, 310। हाँ। आप में से एग्रीकल्चर के भी हैं क्या? एग्रीकल्चर का कोई नहीं है? वेरी गुड। सारे सारे आर्ट्स से ही हो? साइंस के और आर्ट्स के और कॉमर्स के भी होंगे कुछ? पर दिक्कत नहीं है कुछ। अगर आप इतना अगर बता रहे हो गाय भैंसों का, अगर आप गर्भकाल बता रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा बिल्कुल। है, मैं बता रहा हूँ ना, हो जाएगा, दिक्कत नहीं होगी। हाँ, देखिए, गर्भकाल की पहले डेफिनेशन लिख लें ताकि अपन आगे चलते हैं, को अपन इसके अंदर भी वैसे ही देखेंगे, पढ़ते हुए क्रम में देखेंगे, ताकि आप लोगों को याद करने में दिक्कत ना हो। और एक दो की मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा जिससे आप लोगों को याद करने में भी इजी रहेगा। ठीक है? गर्भाधारण से लेकर गर्भधारण से लेकर प्रसव तक के बीच की, गर्भाधारण से लेकर प्रसव तक के बीच की वह समय अवधि, के बीच की वह समय अवधि, फिर से दिखाऊं क्या? आपके पास रखा है, लिख लिया गया, जिसमें भ्रूण का संपूर्ण विकास होता है, जिसमें भ्रूण का संपूर्ण विकास होता है, गर्भकाल कहलाता है। काल शब्द जहां पर भी आ जाए, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, एक्स वाई जेड, काल का मतलब है समय की अवधि। समझ आ गई बात? यानी इन्हीं दो चीजों के बीच का समय हमको बताना है, उसी को क्या कहते हैं? काल। और यहां पर पहला शब्द जो है वह गर्भ। तो यानी कि गर्भ काल, आपको थोड़ा बहुत समझते ही डेफिनेशन में दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि गर्भ काल क्या है। यानी जिस दिन गर्भाधारण हुआ, अब गर्भाधारण के बाद में अगली स्टेप क्या होगी? प्रसव होगा, यानी कि ब्याएगी। तो जिस दिन गर्भाधारण हुआ उससे लेकर ब्याने तक के बीच का जो समय है जिसमें बच्चे का विकास होता है, उसी को क्या कहते हैं? गर्भकाल। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए,
बार बार डस्टर देखने की कोशिश करता हूँ, भूल जाता हूँ। हाँ, हाथ से हो जाता है। कर दूं? अरे वाह यार, ये अच्छी चीज है। वो बता अपन अठे आगे। घबराहट हो जाती है कई बार। ये बुलाए को नहीं जोरा मत दिया आखिर। ले मैं बताऊं कौन सी चीज कट्ठे से टच करनी है? दिक्कत हो जाए। आप बाड़ा का तो घबराहट को नहीं हो, लेकिन देखो चढ़ रही भी का घबराहट हो जाए कि वो अचानक क्यों हो। है हाँ। देखो, बिल्ली जो है उसके अंदर जो गर्भकाल है वो 56 से 64 दिन का होता है। और इसको अपन अगर एवरेज निकालें तो ये भी कह सकते हैं कि 60 दिन प्लस माइनस 4 दिन, यानी कि 2 महीना और 4 दिन। जगह 4 दिन कदे कम भी हो जाए, कदे 4 दिन बत्ती भी ले ले। समझ गो? 56 से 64 दिन रेंज है, यानी कि इस दौरान बिल्ली जो है वो कभी भी बच्चे को पैदा कर सकती है। यानी इसका जो गर्भकाल है वो 56 से 64 दिन के बीच का होता है। यूं कह सकते हैं कि 2 महीने और प्लस माइनस 4 दिन, यानी 4 दिन पहले भी हो सकता है 2 महीने से, और 4 दिन बाद में हो सकता है। या यूं कह सकते हैं कि 60 दिन प्लस माइनस 4 दिन। समझ गया? 60 में 4 जोड़ शो 64 हो जैसी, माइनस कर शो 56 हो जैसी। समझ गया? कि देखो, डॉग डॉग कदे गया भी को नहीं हुए। ये कुत्ता है। इसकी जो फीमेल है उसको हिंदी में कहते हैं कुतिया। डॉग लिखा है, इसके पीछे रीजन है जो भी बताऊंगा मैं आपको। और इसकी जो साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी है उसके अंदर कहते हैं बिच। क्या कहा जाता है? बिच। लेकिन अगर आप ये सब ध्यान में रख लेंगे एग्जाम में आप लोगों के एक तरफ इंग्लिश में एक तरफ हिंदी में दो तरह के क्वेश्चन रहेंगे, यानी इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी रहेगा। इंग्लिश वाले के अंदर बिच लिखा होगा और हिंदी वाले के अंदर क्या लिखा होगा? कुतिया। क्लियर है? तो कुतिया के अंदर जो गर्भकाल है वो 62 डेज का होता है। या यूं कह सकते हैं कि 60 दिन और प्लस माइनस 2 दिन। अभी का मायने में वो क्यों लिखे हुए? डॉग का मायने, कुतिया का मायने, यानी कि दो अत्य शब्द ने पकड़ी होते। दो इन पढ़ हो जाना। क्या लिखे होता है? दो लिखो थे एक बार इंग्लिश में अगर अपन दो लिखना हो क्या लिखे? समझ गया? दो यानी कि 2 महीना और 2 दिन। 2 महीना 2 दिन ये कहीं कुत्ता का। डॉग के नाम से याद रख ले, वो शब्द पकड़ लियो डॉग, यानी दो। दो के माने कतई 2 महीना 2 दिन, यानी कि 62 दिन। या यूं कह इसको हो 60 दिन प्लस माइनस 2 दिन, यानी 60 दिन में 2 दिन कदे कम भी हो जाए, कदे 2 दिन ज्यादा भी ले लिए। फिक्स किसी का नहीं है, इवन मानव का भी नहीं है। अगर आपको लगता है कि मानव के अंदर आपने सुना होगा 9 महीने होते हैं, लेकिन कहीं पर भी ऐसा नहीं है, कंफर्मेशन नहीं है कि 9 महीने के अंदर ही बच्चा होगा। इवन एक सोनोग्राफी मशीन, इवन एक बड़े से बड़ा साइंटिस्ट है वो भी नहीं बता सकता कि किस डेट को बच्चा पैदा होने वाला है। आपको एक लमसम डेट दी जाती है कि इस डेट के आसपास बच्चा पैदा हो सकता है। 2 दिन पहले भी हो सकता है, 5 दिन बाद में भी हो सकता है, कोई दिक्कत, लेकिन एक्यूरेट डेट नहीं होती है।
क्लियर है? वैसे ही एनिमल्स के अंदर भी कोई भी एक्यूरेट डेट नहीं है कि इतने दिन के बाद ही होगा, ना तो एक दिन पहले होगा ना एक दिन बाद में होगा, ऐसा कुछ नहीं। एक रेंज है और उसी रेंज को आपको याद रखना है। यहां पर आपको ध्यान रखना है, बिल्ली के अंदर 64 दिन हुए हैं या 56 दिन हुए हैं, या यूं मान लो कि 60 दिन हुए हैं। 60 दिन कदे 4 दिन पहले, कदे 4 दिन बाद में। कुतिया में 2 महीने 2 दिन। कितने? कुतिया में 2 महीने 2 दिन, इसका मतलब है कि 62 दिन। क्लियर है मुझे? सी नेक्स्ट है अब चलाना होगा टूअर। टूअर में देख जो 3 महीना 3 सप्ताह और 3 दिन। टूअर में 3 शब्द आए हैं, 1 2 और 3। तो स कमाए 3 3 कर दो, 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन, और अंजत जोड़ शो तो ए दिन होसी 114 दिन। देख लो जोड़ लो से 3 महीना का मान है 90, 3 सप्ताह में 21 दिन जोड़ दो, में पता होगा 111 और 3 114। ठीक है मुझे सी कोई दिक्कत? बिल्ली का मायने एक ध्यान रखना है ताने थोड़ा सो कि बिल्ली का मायने ये समझ लो 64 दिन हुए हैं, यानी कि 2 महीना 4 दिन। ठीक है। कुत्ता का मायने जो कुत्ता का मायने डॉग है, डॉग के नाम से पहले 2 शब्द पकड़ लो, DO यानी 2 एंड 2 महीना 2 दिन। टूर में 3 शब्द दी, 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन। ठीक है कोई दिक्कत? इसके बाद में भेड़। जा क्यों रहे हो आप एक एक करके? हैं? और कोई क्लास है क्या? भेड़ के अंदर 5 महीने -5 दिन। भेड़ में कितने होंगे? 5 महीने -5 दिन, यानी कि 145 दिन। और बिल जो आपकी बकरी है, इसके अंदर 5 दिन आपको ऐड कर देने, बस इतना ही डिफरेंस है। बकरी जो है उसमें क्या होगा? 5 महीने +5 दिन, यानी कि 150 हो गए। 155 हो यार, 155 हो गए। 5 × 3 = 15, 150 और 5 155 हो गए ना। ये क्यों नहीं हो रहा? वो तो अलग हो। 155 कर लेना मतलब। तो चीज समझ आई? बिल्ली में 64 डेज है, कुतिया का मायने 62 दिन ही, सुअर का मायने 3 महीना 3 सप्ताह 3 दिन, पेड़ का मायने 5 महीना -5 दिन, और बकरी का मायने 5 महीना +5 दिन। समझे? बढ़ते हुए क्रम में है, इजी है, याद करने में बहुत आसानी होगी, दिक्कत नहीं होने वाली है। लेकिन थोड़ा सा आपको एक बार घर जाकर जरूर देखना होगा, ऐसा नहीं कि यहां देखने से काम चल जाएगा। क्लियर है? इसके बाद में आपकी गाय। गाय देखो, एक मानव का गर्भकाल है वो 9 महीने का होता है।
बस इसमें 9 जोड़ देने हैं। 9 महीने प्लस 9 दिन, या यूं कह सकते हैं 280 दिन। क्लियर है? इस यूं अगली है कि भैंस है, भैंस में एक महीने एक मन और जोड़ दो। भैंस में 10 महीना और 10 दिन, 310 दिन होगा। ठीक है, बाद में ऊँटनी से पहले घोड़ी, घोड़ी के अंदर इसमें एक महीना और जोड़ दीजिए, 11 महीने 11 दिन। यानी कि गाय, भैंस और घोड़ी, इनके अंदर एक एक महीना आप ऐड करते जाइए, उसका गर्भकाल आ जाएगा। इसमें 9 महीने 9 दिन है यानी 280 दिन है, इसमें 10 महीने 10 दिन है यानी 310 दिन है, और उसके अंदर आपके होंगे घोड़ी के अंदर 11 महीने 11 दिन है यानी कि 341 दिन। कितने दिन हो गए? 341 दिन। और एक लास्ट वन बचता है ऊंटनी, और ऊंटनी का इसके बाद में जो 12 महीने होते हैं, 11 के बाद में 12 आएंगे, 12 को छोड़ दीजिए क्योंकि 12 महीने अच्छे नहीं है। उसके बाद में 13 महीने पे चले जाइए यानी 13 महीने और 13 दिन, या यूं मान लीजिए कि 1 साल 1 महीना 1 दिन यानी कि 390 दिन। क्लियर है? दिखा देता हूं ऊँटनी का भी, घोड़ी का और ऊँटनी का। 1 मिनट। 11 महीने प्लस 11 दिन यानी कि 341 दिन। ऊँटनी, ऊँटनी में 1 साल 1 महीना और 1 दिन यानी कि लगभग 390 दिन, लगभग 390। याद करने का है ये कि 1 साल 1 महीना और 1 दिन।